Hello everyone, this is chapter 2, the end of bipolarity. What is the meaning of end of bipolarity? इस पर डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सोवियत सिस्टम के बारे में कि सोवियत सिस्टम या सोवियत ऑर्डर क्या था, और उसके बाद यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के क्या क्या कॉजेज थे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या उसके कारण रहे। उसके बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्या इसके परिणाम रहे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के। इसके अलावा दो टॉपिक आपके गल्फ वार और अफ़गान वार जो पहले चैप्टर 3 का पार्ट थे, लेकिन अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 जो था आपका यूएस हेजेमनी, उस सिलेबस से हटा दिया गया है, और गल्फ वार और अफ़गान वार जो उसके दो टॉपिक थे, अब वो इस चैप्टर में आपके ऐड कर दिए गए हैं चैप्टर 2 में। इसके अलावा एक नया टॉपिक अरब स्प्रिंग भी आपके इस चैप्टर में जोड़ा गया है, तो सबके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, द्विध्रुवीयता का अंत। बाइपोलर, दो ध्रुव। देखिए, ज्योग्राफी में आपने पोल या ध्रुवों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल साइंस में पोल का क्या मतलब है? सुपर पावर। बाइपोलर मीन्स टू सुपर पावर। जैसे कि चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पूरा वर्ल्ड दो पावर ब्लॉक में डिवाइड हो चुका था। तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी मीन्स बाइपोलर का यूनिपोलर या मल्टीपोलर में बदल जाना। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार पूरा वर्ल्ड जो था वो दो पावर ब्लॉक में डिवाइड हो चुका था, और 1945 से 91 तक कोल्ड वॉर चलता है। ये आपके सामने एक डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जो ब्लॉक था उसको यूएस लीड कर रहा था और दूसरे को यूएसएसआर। ये सभी इनकी एलाइड कंट्रीज़ थी, ठीक है, इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा दोनों ने मिलिट्री अलाइंसेस बनाए हुए हैं। यूएसए ने बनाए हुए थे नाटो, सीटो, सेंटो, ये सब। और इसके अलावा यूएसएसआर ने बनाया हुआ था वार्सा पैक्ट। यूनाइटेड नेशन भी है यहाँ पर, लेकिन वो वीक पोजीशन में है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, न्यूट्रली वो काम नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो छोटे नेशंस हैं, वो भी वीक पोजीशन में है। ये दो पावर ब्लॉक में यहाँ पर डिवाइड हो चुका था पूरा वर्ल्ड। 91 में आकर यूएसएसआर का कोलैप्स होता है, और अब रह जाती है सिर्फ एक सुपर पावर, ठीक है। ये इसका 91 में कोलैप्स हो जाता है, सिर्फ यही पावर बस जो है अब शेष बचती है। तो इसी को कहा जाता है कि विश्व व्यवस्था जो थी वो यूनिपोलर या एक ध्रुवीय हो गई है, ठीक है, क्योंकि अब एक ही बची है पावर। लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि पावर के जो है और भी नए सेंटर का इमरजेंस हुआ है, ठीक है, तो इसको मल्टीपोलर भी इसको कहा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर और भी जो है पावर्स जो है वो इमरजेंस हुआ है। जैसे जर्मनी और जापान बहुत तेज़ी के साथ इन्होंने जो है डेवलप किया अपना, ठीक है। फ्रांस भी एक पावर ग्रुप में है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी कंट्रीज़ के पास आ जाता है। यूनाइटेड नेशन भी है, यूरोपियन यूनियन जो है काफ़ी देश ये बना लेते हैं मिलकर। पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, और बाद में जो 91 के बाद में ईस्ट के जो कंट्री जो यूएसएसआर से जो आज़ाद हुए वो भी इसका मेंबर बन जाते हैं, तो 2500 पर इसकी संख्या पहुंच जाती है। तो ये भी एक अच्छी पोजीशन में है। इसके अलावा नॉन अलायंस कंट्रीज़, इनके भी मेंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। 1961 में सिर्फ 25 कंट्री थी नॉन अलायंस मूवमेंट में, उसके बाद में 120 तक इनकी मेंबर्स इनके पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ब्राज़ील है, इंडिया है, ये भी अच्छी एक सेंटर ऑफ पावर के रूप में है। तो इस तरीके से अमेरिका यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि यूएस से एक पावर बचा है, तो इसलिए कहा गया यूनिपोलर। लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि यूएसए की पावर को चैलेंज करने वाली और बहुत सारी पावर्स का इमरजेंसी यहाँ पर हमको दिख रहा है, तो इसको मल्टीपोलर भी इसको कहा गया। देखिए, जैसा कि आप पहले क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, रसिया में 1917 में लेनिन की लीडरशिप में एक रेवोल्यूशन होता है,
इससे पहले यहाँ पर जार का शासन था, ये लेनिन है। और इस रेवोल्यूशन के बाद रसिया वर्ल्ड की पहली सोशलिस्ट कंट्री बनती है। और करीब 4 साल के सिविल वॉर के बाद 1922 में ऑफिशियली एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आता है, जिसका नाम होता है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, और सोशलिस्ट का, ये कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित व्यवस्था थी, जिसे लेनिन के द्वारा कुछ बदलावों के साथ यहाँ पर अप्लाई किया गया था। इसे कम्युनिस्ट या साम्यवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं सोवियत सिस्टम के बारे में। देखिए, ये पूरा मैप है यूएसएसआर का, लेकिन इसमें अलग अलग जो देश हैं आज इंडिपेंडेंट हैं, वे सभी अलग अलग कलर में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रेड कलर की बाउंड्री है, ये बाउंड्री, ये यूएसएसआर की पुरानी बाउंड्री है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा देश है। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश था, और आज भी रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसमें कुछ बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, जैसे एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, और इसके अलावा ये आर्मीनिया है। इसके अलावा ये जॉर्जिया, जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है। इसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं ये, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये 15 स्टेट थे, जिन्हें सब नेशनल सोवियत्स कहा जाता था। इनकी अपनी अलग सोवियत होती थी, हर देश की अलग सोवियत यानी अलग लॉ मेकिंग बॉडी होती थी, जो कि पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। लेकिन ये सब एक यूनियन में थे, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, वो सेंट्रलाइज होगी। इनके लिए लॉ सिर्फ सेंट्रल सोवियत ही बनाएगी। तो ये सिस्टम था सोवियत सिस्टम। ये हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। फर्स्ट इज द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पार्टी वाज अलाउड। देखिए, यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम था, मतलब सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करेगी, और अदर पार्टी बनाना अलाउ नहीं था। और अगर चुनाव होते भी थे तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही कैंडिडेट हो सकता था। तो इसे आप एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि लोकल लेवल पर एक जो है चुनाव होने हैं, तो लोकल लेवल पर एक सोवियत बनेगी और उसका एक लीडर चुना जाएगा। तो ये लीडर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर ही होगा, और उसके लिए किसी और को चुनाव में खड़े होने की इजाज़त नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही कैंडिडेट है और आपको एक ही को ही वोट देना है। तो इस प्रकार यहाँ वन पार्टी रूल था। और इस तरह लोकल लीडर्स मिलकर रीजनल लेवल पर लीडर्स का चुनाव करते थे, और रीजन्स के लीडर मिलकर अपने से ऊपर की सोवियत का चुनाव करते थे। और फिर स्टेट्स की सोवियत सेंट्रल सोवियत का चुनाव करती थी, और फिर सेंट्रल सोवियत के बनाए गए रूल्स को नीचे की सभी सोवियत मानने के लिए बाध्य थी। उन्हें सेंट्रल सोवियत के खिलाफ उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं था। तो ये था पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन। सेकंड इज इकोनॉमी वाज प्लान एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। देखिए, इकोनॉमी पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल में थी। किसी तरीके की प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट इंडस्ट्रीज अलाउ नहीं थी। लैंड एंड इंडस्ट्री टोटली स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल में थी। इसके अलावा यहाँ प्लान बनाकर डेवलपमेंट किया गया। जो 5 ईयर प्लान है, हमने यहीं से कॉपी किए हैं। 5 ईयर प्लान बनाने वाला पहला देश यूएसएसआर था, जिसने 5 ईयर प्लान की शुरुआत 1928 में की थी। नेक्स्ट देखिए, यूएसएसआर की इकनॉमी अमेरिका को छोड़कर सबसे अधिक विकसित थी, डेवलप्ड थी। यहाँ पर हर तरीके का प्रोडक्शन होता था, सुई से लेकर जहाज़ तक सभी चीज़ों का प्रोडक्शन यूएसएसआर में होता था। लेकिन क्वालिटी की दृष्टि से यहाँ की वस्तुएं वेस्टर्न से काफ़ी लो थी। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेस
यहाँ भरपूर मात्रा में थे, जैसे ऑयल, आयरन, स्टील्स। लेकिन स्टेट के द्वारा मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिक्स कर दिया गया था सभी सिटीजन्स के लिए। और इसके लिए जो डेली रूटीन की जो चीज़ें थी, जैसे हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, अदर वेलफेयर स्कीम्स, वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती थी। जो नीड्स थी लोगों की, उनको सरकार फुलफ़िल करती थी। और किसी तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं था। तो जो व्यक्तियों की जो निजी आवश्यकताएं थी, वो सरकार के द्वारा उनकी पूरी कर दी जाती थी। ऑनरशिप टोटली स्टेट कंट्रोल में थी। लैंड, इंडस्ट्रीज, एवरीथिंग स्टेट ऑनरशिप में थी। कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था बहुत मजबूत थी, जिसके कारण इतना बड़ा देश दूर दराज के क्षेत्रों से आपस में जुड़ा हुआ था। तो ये इसके फीचर्स थे सोवियत सिस्टम के। लेकिन ये जो फीचर्स थे सिर्फ यूएसएसआर में ही अप्लाई नहीं होते थे, बल्कि यूएसएसआर के ब्लॉक्स की जो कंट्रीज़ थी, लाइक हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गारिया, पोलैंड, सभी देशों में इसी तरीके का सिस्टम फॉलो होता था। तो ये थे सोवियत सिस्टम, इसके फीचर्स के बारे में हमने देखा। ठीक है, हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, या कोलैप्स होने के क्या कारण थे? तो देखिए, पहला जो कारण था, एक कॉज था प्रॉब्लम विद यूएसएसआर। जो यूएसएसआर की जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था वहाँ का, वही एक बड़ा कॉज बना, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेटिक था, ऑथोरिटेरियन था। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड रहना है। जैसे कि आप भारत में ही देखिए कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाते हैं, तो आपको पहले से ही बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस में उलझना पड़ता है। और टेक्निकल इश्यू नहीं भी है तो भी आपको ऑफिसर्स की काम ना करने की इच्छा, ठीक है, उनकी विल पावर ही नहीं है कि वो आपका मतलब काम वो आपको जो है करना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो आपको उसका सामना करना पड़ता है, और आपका कार्य या तो हो नहीं पाता है, या फिर आपको करप्शन का सहारा लेना पड़ता है, कुछ ले देकर आपको काम चलाना पड़ता है। ये सभी जानते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जिस वजह से भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो गवर्नमेंट जो सेक्टर है वो पिछड़ा है और प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरीके का कारण जो है यूएसएसआर में बना। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था सोवियत का, व्यवस्था का, वो एक बड़ा कारण बना। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का पूरे तरीके से ऑथोरिटेरियन था। आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, बल्कि स्टालिन ने तो लाखों की संख्या में लोगों को मरवा दिया था, जो उसकी ही पार्टी के थे, अपने ही लोगों को, जो उसके खिलाफ होते थे, जो उसके खिलाफ बोलते थे, ठीक है, उसको मरवा दिया करता था। तो ये इस तरीके की वहाँ पर व्यवस्थाएं थी। हालांकि लेनिन के टाइम पर उसने नहीं सोचा था कि इस तरीके का होगा, लेकिन स्टालिन के टाइम पर ये सब हुआ। और तो ये सारे कारण बने। इसके अलावा वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। सरकार की आपकी जो है भागीदारी सरकार में नहीं है। आप किसी तरीके से जो सरकार में आप जो है अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरकार में जो है वोट नहीं कर सकते, आप रिप्रेजेंटेटिव्स आप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक ही सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थी। और लेक ऑफ फ्रीडम, आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। मीडिया को किसी प्रकार की आज़ादी नहीं थी, जैसे हमारे यहाँ पर मास मीडिया है, सरकार के खिलाफ काफ़ी जो उनको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है, बोलने की आज़ादी है पूरी तरीके से, तो वो वहाँ पर नहीं थी। और कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था। और वन पार्टी सिस्टम, मतलब सरकार की आलोचना के लिए अपोजिशन नहीं था वहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर जैसे बीजेपी है, तो उसकी अपोजिशन की में जो है कांग्रेस है, और बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो उनको क्रिटिसाइज़ करती हैं, जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं। तो जो कमियां हैं सरकार की वो हमारे सामने आती हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान वहाँ पर नहीं था। तो जो लोग चाहते थे, या जो लोगों की समस्याएं थी, वो सामने नहीं आ पाती थी, क्योंकि ना तो वहाँ बोलने की आज़ादी थी, ना ही वहाँ पर ओपोजिशन था। तो ये बड़ा कारण बन रहा था अंदर ही अंदर। तो
इसके अलावा रसिया का पूरा डोमिनेंस था अदर रिपब्लिक्स पर। जैसे रसिया के अलावा अदर सोवियत थी, उन्हें आज़ादी नहीं थी कि वे रसिया के ख़िलाफ़ जा सकें या उसको क्रिटिसाइज़ कर सकें। इसके अलावा यूएसए से कम्पीट करने के लिए एक बड़ा अमाउंट डिफेंस पर खर्च किया गया, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारी मिसाइल्स, बहुत सारे वेपन्स जो है वो बनाए गए, तो उसका भी एक बोझ था यूएसएसआर की इकनॉमी पर। और यूएसएसआर का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी भी काफ़ी लो था। तो ये कुछ कारण थे जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का कारण बने, जो कि वहाँ की जो सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, वही एक अपने आप में बड़ा कॉज था। सेकंड इज स्पेस रेस, यानी कि बाहर आउटर स्पेस में जाने के लिए यूएसए के साथ यूएसएसआर का कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि दोनों में ये होड़ लगी हुई थी कि सबसे पहले सैटेलाइट कौन भेजता है स्पेस में, सबसे पहले जानवर कौन भेजता है। तो स्पेस में यूएसएसआर बहुत आगे था यूएसए से। पहला सैटेलाइट था स्पुतनिक, जो कि यूएसएसआर ने भेजा था, और एनिमल था लाइका, एक कुत्ता था। इसके अलावा फर्स्ट वीमेन भी यूएसएसआर ने ही भेजी, वेलेंटिना। तो इस तरीके से स्पेस रेस में यूएसएसआर यूएसए से काफ़ी आगे था, और इकनॉमी पर एक बड़ा बोझ था, क्योंकि स्पेस रेस में काफ़ी एक्सपेंस हुआ, और उसका जो बर्डन था वो इकनॉमी पर पड़ा, और इस वजह से यूएसएसआर की इकनॉमी जो है श्रिंक करती गई, जो बाद में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का में एक जो कॉज बनी, उसका कारण बनी। नेक्स्ट इज आर्म्स रेस। दुनिया में सबसे बड़ा जो जखीरा था यूएसएसआर के पास था वेपन्स का, ख़ास तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स का। न्यूक्लियर आर्सनल यूएसए से भी बड़ा था इनका। इसका कारण ये था कि अगर यूएसए ने हम पर कभी न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर दी, तो हमारा म्यूचुअली एसोर्ट डिस्ट्रक्शन MAD होना तय है। यानी अगर यूएस मिसाइल दाग देता है यूएसएसआर पे, तो उसे दूसरी मिसाइल चाहिए, ताकि वो अपनी नष्ट हो गई मिसाइल को तो काम में नहीं ले सकता, क्योंकि पहला हमला हमेशा न्यूक्लियर मिसाइल से उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर दूसरे देश की न्यूक्लियर मिसाइल से वहाँ पर ही हमला करता है कोई भी देश। ठीक है, हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में होगा तो ऐसी पॉलिसी होगी कि कोई न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करेगा, तो सबसे पहले उस जगह पर अटैक करेगा जहाँ पर उस दूसरे देश की न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, उन न्यूक्लियर मिसाइल्स पर ही अटैक करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है आपके पास बैकअप होना चाहिए, यानी कि जहाज़ों में, प्लेन में न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए। न्यूक्लियर बम आपके पास और मतलब काफ़ी सारी जगहों पर होनी चाहिए। मान लीजिए एक जगह पर अटैक हो जाए, तो ऐसा नहीं कि आपके सारे न्यूक्लियर वेपन जो है वो नष्ट हो गए, वो ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास बैकअप होना चाहिए काफ़ी सारी जगहों पर, आपने अलग अलग जगहों पर उनको उनका जो है रखा होना चाहिए, ताकि दूसरे जो हमलावर देश अगर आपके न्यूक्लियर वेपन्स कुछ अगर नष्ट भी कर दें, अगर नष्ट हो जाएं, तो आपके पास जो है बैकअप उसका होना चाहिए। तो इसके लिए काफ़ी सारे न्यूक्लियर वेपन चाहिए थे। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो है काफ़ी रूबल जो है, बिलियन रूबल जो है इस पर खर्च किए गए। सबसे बड़ा जखीरा इसी के पास था, यूएसएसआर के पास, जो न्यूक्लियर वेपन्स थी। तो आर्मी मेंटेन करने के लिए जो है काफ़ी पैसा इस पर खर्च किया गया था। तो यूएसएसआर की आर्मी को रेड आर्मी कहा जाता था। इसके कारण इकनॉमी पर एक बड़ा ड्रेन था। इस वजह से यूएसएसआर की इकनॉमी श्रिंक करती गई, और जो एक बड़ा कारण बनी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने का। नेक्स्ट इज़ कोल्ड वॉर। देखिए, कोल्ड वॉर भी एक बड़ा कारण था जो कि लगभग 45 साल चला। तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए यूएसएसआर ने क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, चाइना, इन सभी कम्युनिस्ट देशों को सपोर्ट किया, इन पर पैसे खर्च किए, इन्हें मटेरियल दिया, इन्हें टेक्नोलॉजी सप्लाई की। इसके साथ साथ यूएसएसआर दुनिया भर में जितने भी देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी, उन्हें भी पैसा देता था।
सपोर्ट करता था। भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी को यूएसएसआर से पैसा मिलता था, तो इसके कारण यूएसएसआर को बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। ख़ास तौर पर नॉर्थ कोरिया और वियतनाम की लड़ाइयों में काफ़ी पैसा लगा यूएसएसआर का, जो एक बड़ा कारण बनता है बाद में यूएसएसआर के कोलैप्स होने का। इसके अलावा फिर है अफ़गान वार। 1979 से 1989 तक 10 साल तक यूएसएसआर ने एक लंबी लड़ाई लड़ी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़। अफ़गानिस्तान में जो कम्युनिस्ट सरकार थी, मुजाहिदीन उसके ख़िलाफ़ थे। इसके लिए यूएसएसआर ने अपनी आर्मी भेजी और 10 साल के लिए वे वहाँ पर फंस गया। इसमें करीब 15,000 सैनिक यूएसएसआर के शहीद हुए और करीब 50,000 से ज़्यादा घायल हुए। इसका सबसे बड़ा तो यूएसएसआर की इकनॉमी पर एक बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा, और दूसरे यूएसएसआर की प्रेस्टीज में भी काफ़ी कमी हुई, क्योंकि दुनिया में ये मैसेज गया कि यूएसएसआर इतना बड़ा देश, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, रेड आर्मी, वो भी अफ़गानिस्तान जैसे छोटे देश में जीत नहीं पाई। तो एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज इशू बन गया यूएसएसआर के लिए और गोर्बाचेव के लिए। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन इकोनॉमी। देखिए, ये सभी कारण तो थे ही, स्पेस रेस, आर्म्स रेस। इसके अलावा जो राज्य का कंट्रोल था अपनी इकोनॉमी पर, इंडस्ट्री पर, उसके कारण इकोनॉमी यहाँ की श्रिंक करती गई, क्योंकि वहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं थी और राज्य का पूरी तरीके से नियंत्रण था हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर। तो वहाँ पर इफ़िशियंसी नहीं थी इकोनॉमी में। ये कम्युनिज़्म में एक बड़ा ड्रॉबैक है। जब सरकार हर चीज़ को कंट्रोल करती है तो इफ़िशियंस नहीं रहता है। आप भारत का ही उदाहरण ले सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं भारत सरकार के, उनमें प्रॉफिट काफ़ी कम होता है, और इसी कारण भारत सरकार उनमें इन्वेस्टमेंट कर रही है कंटिन्यूसली। कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में शेयर कम कर रही है। कुछ इंडस्ट्रीज़ को तो भारत सरकार बेच भी चुकी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट सेक्टर में चली गई है। रेलवे या अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अब लगभग सभी काम प्राइवेट टेंडर के द्वारा होता है। इसके अलावा एमटीएनएल, बीएसएनएल भी बंद होने के कगार पर हैं। तो इस तरीके से जो यूएसएसआर की जो इकनॉमी थी वो काफ़ी जो है डाउन होती गई। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 1928 से लेकर 1987 87 तक जो है कंटिन्यूसली जो है नीचे जा रहा है ग्राफ पूरी तरीके से। इनिशियली जो 5 ईयर प्लान थे 1928 से 40 तक, उसमें देखिए ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है, लेकिन उसके बाद ये लगातार गिरता गया है। तो ये एक बड़ा कारण बना। इकनॉमी वहाँ की जो है काफ़ी लो होती गई, और जो लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी, जो लोगों की जो नीड्स थी, उनको फुलफ़िल नहीं कर सकी, और वो मूवमेंट का कारण बनी, और इससे फिर यूएसआर का डिसइंटीग्रेट होने का ये बड़ा कारण बनता है। देखिए, कुछ और कारण भी हैं, जिसमें एक कारण है स्टालिन के अंडर में यूएसआर एक टोटलिटेरियन स्टेट बन गया था। इसके बारे में अभी हमने बात की थी। स्टालिन एक तानाशाह था, डिक्टेटर था, और उसने अपने ही देश में कई लोगों को मार गिराया। ये कहा जाता है कि स्टालिन हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि हिटलर के टाइम में पर जितने लोग मरे थे, जिस लोगों को हिटलर ने मारा था, उससे अधिक लोगों को स्टालिन ने अपने ही देश के लोगों को मार डाला था। और उसने आर्मी में भी अपने कई ऑफिसर्स को, कई सारे अपने खुद के मंत्रियों को भी जेल में डाल दिया था अथवा मार गिराया था। तो स्टालिन के अंडर में यूएसआर एक पूरी तरीके से टोटलिटेरियन स्टेट बन गया था। ऐसा इनिशियली जब यूएसआर की स्थापना हुई थी तब लेनिन ने नहीं सोचा था। लेनिन का ये मानना था कि जितने भी नॉन रशियन पीपल हैं, एथनिसिटी के लोग हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान के तुर्क हैं या किर्गिस्तान के किर्गिज लोग हैं, वे धीरे धीरे रसिया में एसिमिलेट कर जाएंगे, लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे, ऐसा लेनिन ने सोचा था। लेकिन स्टालिन ऐसा नहीं मानता था। स्टालिन ने उन लोगों को जो उसकी एथनिसिटी के थे, उनको कई हज़ार की संख्या में मौत की घाट उतार दिया, जिसके कारण इन देशों में यूएसएसआर के खिलाफ या यूएसएसआर से अलग होने की मांग जोर पकड़ने लगी, और आखिरकार वो अलग हो गए। देखिए, अभी तक मैंने बात की थी
उन कॉजेज़ की जिन्होंने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में आधार का बेस का काम किया। अब मैं बात करूँगा इवेंट्स की जिनकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और यूएसएसआर विश्व के नक्शे से ओझल हो गया। ये मिखाइल गोर्बाचेव हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने 1985 में। जनरल सेक्रेटरी बनना एक हाईएस्ट पोजीशन है यूएसएसआर में। इस पोजीशन को आप ऐसे समझिए जैसे भारत में पीएम की पोजीशन है, तो ये काफ़ी पावरफुल पोस्ट है। जब गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने तो इनकी उम्र सिर्फ 55 ईयर थी, तो काफ़ी यंग एज थी इनकी जब ये जनरल सेक्रेटरी बने। तो वे कुछ न्यू पॉलिसीज़ लेकर आए जिनका नाम था ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। क्यों लेकर आए? सोशलिज्म को और इफ़िशिएंट बनाने के लिए और इकोनॉमी को स्टैग्नेशन से बाहर निकालने के लिए, यानी इकोनॉमी में सुधार और सोशलिस्ट नेचर जो था देश का उसमें सुधार लाने के लिए ये दो पॉलिसीज लाई गई, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का मतलब समझते हैं पहले कि ये है क्या। ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं जैसे ग्लास होता है, ग्लास में हर बार देख सकते हैं, मीन्स ओपननेस। तो इसके तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया को आज़ादी दी गई कि आप जो चाहे बोलिए, जो चाहे लिखिए, सरकार आपको जेल में नहीं डालेगी। तो हुआ ये कि जब ये सुधार किए गए तो मीडिया सरकार के खिलाफ ही बोलने लगा। ये चाहते थे कि सरकार का जो सोशलिस्ट नेचर है और जो हमारी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन कर रही है उस सब में बदलाव हो। और जो अलग अलग सोवियत नेशनलिस्ट थी जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एस्टोनिया, लटविया, तो वहाँ के अखबार छापने लगे कि हमें आज़ादी चाहिए। वे वहाँ के लोग इस तरीके की बातें करने लगे कि यूएसएसआर से वे अलग होना चाहते हैं, वो मांग करने लगे। लेकिन अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला कानून नहीं था जो उन्हें पनिश कर सके। जैसे कि पहले स्थितियाँ थी, पहले मूवमेंट होते थे तो उनको दबा दिया जाता था, तो आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो अब पॉलिसीज़ लाई गई थी, जो ग्लासनोस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इसके तहत यही था कि ओपननेस, आप जो मर्जी बोलिए, जो चाहे बोलिए, आपको सरकार पनिश नहीं करेगी। तो उनको ओपननेस मिल गई थी बोलने की, तो वो कानून जो है ख़त्म कर दिए गए थे। तो ये जो पॉलिसीज लाई गई थी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये इसलिए ही लाई गई थी ताकि देश को फिर से इफ़िशिएंट बनाया जा सके। और इनका मकसद ये नहीं था कि लोग इन सरकार के ख़िलाफ़ बोलें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएसएसआर को ये ख़त्म करने वाले ये दो कारण बने। इनका ऐसा उद्देश्य नहीं था लेकिन ऐसा हो गया और ये कारण बने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका पेरेस्ट्रोइका का मतलब है रिस्ट्रक्चरिंग या रिफॉर्मेशन, मतलब बदलाव। और इसके लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दोनों में बदलाव लाई गोर्बाचेव यूएसएसआर में। सबसे पहला इलेक्शन, पहले जैसे सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाज़त थी, उसमें कुछ ढील दी गई और अब 2 या 3 व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन अभी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते थे। ठीक है, पार्टीज़ ऐसे नहीं कि आप पार्टी अपनी अलग से बना सकते हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं थी अभी भी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया गया बाहर के देशों से इंडस्ट्री में, प्राइवेट बिजनेस अलाउ कर दिए गए, तो एक बहुत बड़ा बदलाव था। यूएसएसआर में अब तक कोई प्राइवेट बिजनेस अलाउ नहीं था, लेकिन अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ प्राइवेट बिजनेस अलाउ कर दिए गए। बाद में धीरे धीरे ये रिस्ट्रिक्शंस भी हटा लिए गए। तो ये था पेरेस्ट्रोइका। देखिए, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के कारण ईस्टर्न यूरोप में भी कुछ चेंजेस आए। ईस्टर्न यूरोप यानी कि वो देश जो यूएसएसआर के ब्लॉक का हिस्सा थे, जैसे पोलैंड, बल्गेरिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया। यहाँ पर यूएसएसआर की कठपुतली सरकारें होती थी जो कम्युनिस्ट होती थी और अपने आदेश मॉस्को से लेती थी। तो ऐसे आंदोलन सब नेशनल सोवियत्स में उठ खड़े हुए। यहाँ इंडिपेंडेंस होने की मांग की जाने लगी और ऐसी मांग
की गई कि कम्युनिस्ट सरकार यहाँ से हट जाए। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस ईस्टर्न यूरोप में ये आए इन कंट्रीज़ में। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशंस की। तो देखिए 1989 को कई बार ईयर ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि 1989 के बाद यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन तक एक के बाद एक रेवोल्यूशन उठ खड़े हुए और कम्युनिस्ट सरकारें गिरती गईं। ईस्ट जर्मनी, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, हर जगह रेवोल्यूशंस हुए। हालांकि रोमानिया को छोड़कर कहीं पर भी खून खराबा नहीं हुआ, क्योंकि रोमानिया के डिक्टेटर जिसका नाम था निकोले, उसने इसे दबाने की कोशिश की आर्मी के द्वारा और लोगों ने इसे मार गिराया, जो वहाँ का निकोले था डिक्टेटर। इसके अलावा चाइना में भी रेवोल्यूशन हुआ। वहाँ पर 1989 में त्यांगबियान चौक पर डेमोक्रेसी की मांग की स्टूडेंट्स के द्वारा, और हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स को गोली से भून दिया गया था वहाँ पर चाइना में। तो देखिए ये जो मूवमेंट थे ये नेशनलिस्ट थे, जो यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर कठपुतली सरकारें थी जो कि मास्को से अपने आदेश लेती थी। गोर्बाचेव ने इन सभी आंदोलनों को दबाने से मना कर दिया। इससे पहले जब भी आंदोलन होते थे तो यूएसएसआर की रेड आर्मी के द्वारा उनको दबा दिया जाता था। जैसे कि हमने पढ़ा पहले भी, हंगरी में जो 1956 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसे यूएसएसआर के द्वारा दबा दिया गया था। हज़ारों लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था वहाँ पर। लेकिन इस बार गोर्बाचेव ने इन आंदोलनों को दबाने से मना कर दिया, उन्होंने आर्मी नहीं भेजी। तो इस प्रकार इन सभी देशों में कम्युनिस्ट सरकारें गिरती गईं और एक के बाद एक जहाँ भी चुनाव हुए तो उन सभी में नेशनलिस्ट की जीत हुई और कम्युनिस्ट की हार हुई। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के लोगों के द्वारा बर्लिन वॉल को तोड़ दिया गया। तो इस प्रकार ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। बर्लिन वॉल का गिरना शीत युद्ध के एंड का एक फर्स्ट सिंबल इसको माना जाता है। इसमें माना गया कि कोल्ड वॉर का एंड हो चुका है। इसके अलावा दिसंबर 1989 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने घोषणा की कि अब कोल्ड वॉर का एंड हो चुका है, क्योंकि अब ईस्टर्न यूरोप में सभी कम्युनिस्ट सरकारें गिर जाएंगी या गिर चुकी हैं। देखिए इसकी शुरुआत तो होती है बाल्टिक स्टेट से। 3 बाल्टिक स्टेट थे, 3 एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, और इन्होंने सबसे पहले यूएसएसआर से खुद को आज़ाद घोषित किया, क्योंकि इन्हें यूएसएसआर के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट के तहत इन्हें अपने कब्जे में कर लिया गया था। और अब इन्होंने डिमांड रखी कि हमारे ऊपर आपने कब्जा किया था और अब जल्द से जल्द अपना कब्जा हटा लीजिए। वो यूएसएसआर का हिस्सा खुद को नहीं मानते थे, और वो ये मानते थे कि यूएसएसआर ने उनके ऊपर ज़बरदस्ती अपना कब्जा किया था। तो उन्होंने सबसे पहले फैसला किया यूएसएसआर से अलग होने का। 1990 के बाद एक के बाद एक सभी 15 सब नेशनल स्टेट्स आज़ाद हो गए। इन्होंने सबने अपनी आज़ादी घोषित कर दी। एक के बाद एक सभी में चुनाव होते गए और सभी जगह डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। चुनावों में सभी जगह कम्युनिस्ट पार्टी की हार हुई। देखिए अब ये निश्चित हो गया, ये निर्धारित हो गया कि यूएसएसआर का टूटना तय है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स ने कोशिश की कि क्यों ना गोर्बाचेव का तख्ता पलट कर दिया जाए। तो इसे कहा जाता है अगस्त coup। ये चाहते थे कि यूएसएसआर का विघटन ना हो, यूएसएसआर बना रहे, और मानते थे कि गोर्बाचेव की पॉलिसी की वजह से ही ऐसा हो रहा है, यूएसएसआर टूट रहा है। तो इन्होंने गोर्बाचेव को हाउस अरेस्ट कर दिया। उस समय गोर्बाचेव क्रीमिया में थे, छुट्टियां मना रहे थे। उन्होंने मॉस्को में ये ऐलान कर दिया कि गोर्बाचेव की तबीयत ख़राब है, जो अदर जो लीडर्स थे उन्होंने, और देश में इमरजेंसी लागू है और देश को हम ही लोग चला रहे हैं, ऐसा उन्होंने ऐलान किया जो अदर लीडर्स थे। इन 8 लीडर्स ने जो इमरजेंसी लागू थी उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, मॉस्को और पीटर्सबर्ग में।
तो और इसके अलावा पार्लियामेंट के सामने खड़े हो गए, तो इन्हें दबाने के लिए आर्मी बुलाई गई। तो वहाँ की जो रेड आर्मी थी, लेकिन रेड आर्मी ने इस coup में भाग नहीं लिया। उन्होंने मना कर दिया कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे क्योंकि जनता इसके खिलाफ है। तो आर्मी के रिफ्यूज़ करने के कारण ये coup फेल हो गया। बोरिस येल्त्सिन, जो कि मॉस्को में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभर कर सामने आए। इनका कहना था कि रसिया भी आज़ाद होना चाहिए। यूएसएसआर काफ़ी बड़ा है, इन छोटे छोटे देशों का बोझ रसिया को नहीं उठाना चाहिए। बोरिस येल्त्सिन को पब्लिक में बहुत सपोर्ट था। जब जुलाई 91 में रसिया, जो आज का रसिया है, उसमें चुनाव हुए, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट इन्हें बनाया गया, बोरिस येल्त्सिन को। और नेक्स्ट मंथ में, अगस्त 91 में जो coup हुआ, तो बोरिस येल्त्सिन लोगों के साथ सड़क पर उतर आए, लोगों का नेतृत्व किया। देखिए, ये बोरिस येल्त्सिन हैं, स्पीच दे रहे हैं। इस स्पीच से ये और ज़्यादा फेमस हो गए। इनका कहना था कि हम तख्ता पलट नहीं होने देंगे, इमरजेंसी लागू नहीं होने देंगे। इस समय जनता का मूड है देश में रसिया अलग बनाने का, यूएसएसआर के को ब्रेक करने का, तो हमें इसी तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। इसी कारण येल्त्सिन बहुत पावरफुल हो गए। और जब मिखाइल गोर्बाचेव वापस मॉस्को आए, जब उनको वापस मॉस्को बुलाया गया, तो गोर्बाचेव के पास पावर नहीं था। अब पावर बोरिस येल्त्सिन के पास आ चुका था। अब गोर्बाचेव सिर्फ नाम के प्रेसिडेंट रह गए थे। देखिए, ब्रेकअप प्रोसेस बहुत तेज़ी के साथ चलता है। 8 दिसंबर 91 को रसिया, यूक्रेन, बेलारूस, जो बड़े राज्य थे यूएसएसआर के, उन्होंने बेला बेजा एकॉर्ड पर साइन किया, जिसके तहत यूएसएसआर को डिसॉल्व कर दिया गया और एक नया ऑर्गेनाइजेशन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यूएसएसआर के 3 बड़े स्टेट जब अलग हो चुके हैं 8 दिसंबर को, तो यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करता है। और गोर्बाचेव ऐसे देश के प्रेसिडेंट रह गए थे जो सिर्फ कागजों में ही एग्जिस्ट करता था। गोर्बाचेव ने सभी सोवियत रिपब्लिक के लीडर्स को बुलाया 21 दिसंबर को, और एक कॉन्फ्रेंस की, अलमाता जो एक जगह है, और अलमाता डिक्लेरेशन साइन किया गया, जिसके तहत गोर्बाचेव ने सभी को आज़ादी दे दी फॉर्मली, और 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। और जो सुप्रीम सोवियत थी, यानी हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ यूएसएसआर, उसे 26 दिसंबर को डिसॉल्व कर दिया गया। इसके साथ ही यूएसएसआर विश्व के नक्शे से ओझल हो गया। इसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS, इसकी स्थापना की गई उन राज्यों के द्वारा जो यूएसएसआर का हिस्सा थे 21 दिसंबर 1991 को, अलमाता प्रोटोकॉल के तहत। ये जो आप रेड कलर से जो आप नाम देख रहे हैं, रसिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सभी जो आप रेड में जो आप नाम देख रहे हैं, ये सभी CIS का हिस्सा हैं, सभी CIS के मेंबर्स हैं। जॉर्जिया ने 2008 में मेंबरशिप छोड़ दी है, तो ये मेंबर नहीं है। इसके अलावा यूक्रेन और तुर्कमेनिस्तान ने साइन तो किया था, लेकिन अपनी पार्लियामेंट से ये आज तक रेक्टिफाइड नहीं करा पाए हैं, तो ये फुल मेंबर नहीं है। तो इस तरीके से जो बाल्टिक स्टेट थी, तो वो इसका मेंबर नहीं है, और जॉर्जिया, उसने मेंबरशिप छोड़ दी है, तो इसके मेंबर नहीं है। बाकी इसके 11 मेंबर ये हैं, जिसमें से 2 फुल मेंबर नहीं है, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट से रेक्टिफाइड नहीं करा पाए हैं। देखिए, CIS के फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो ये कोऑर्डिनेशन का काम करती है मेंबर्स के बीच, जो इकोनॉमिक, फॉरेन रिलेशन, डिफेंस, इमिग्रेशन पॉलिसीज़, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर जो पॉलिसीज़ बनती हैं, उन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए ये मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इसके अलावा जो इसकी टॉप गवर्नमेंटल बॉडी है, वो एक काउंसिल होती है,
और ये काउंसिल बनती है मेंबर्स, जो इसके रिपब्लिक जो मेंबर हैं उनके हेड ऑफ़ द स्टेट जो कि प्रेसिडेंट होते हैं, और गवर्नमेंट जिनमें प्राइम मिनिस्टर इस काउंसिल में शामिल होते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स। और इस काउंसिल को असिस्ट करती है इकोनॉमिक एंड डिफेंस के मामले में वेरियस कमेटीज़, काफ़ी सारी कमेटीज़ हैं वो इस काउंसिल को असिस्ट करती हैं। इन कमेटीज़ में शामिल होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ रिपब्लिक्स। तो ये CIS है। तो इस पार्ट में हमने डिस्कस किया सोवियत सिस्टम एंड कॉजेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन के बारे में। इसके अलावा CIS के बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड शॉक थेरेपी के बारे में। ओके, बाय बाय।